जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज के पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन में हम लोग कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, राइट, जो कि तुम्हारे अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स जिसके एग्जामिनेशन 25 मई को होने वाला है, एंड एपीएससी प्रीलिम्स, एपीएससी सीसी जिसका नोटिफिकेशन आ गया, वो जो आपका 1 जून को टेंटेटिव डेट वहां होगा, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ यूपीएससी एंड एपीएससी। और अगर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो सबके लिए, ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखो इसे, फिर हम लोग डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि some microorganisms they can grow in environments with temperature above the boiling point of water। above the boiling point of water मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव करते हैं। अब यहां पे ना वो ट्रिक भी काम करता है जो हमने तुम्हें सिखाया है कि देखो सम अगर ऐसा वर्ड रहे, ऑलमोस्ट ऐसा वर्ड रहे, तो इन केसेस में ना देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलाना है, हमें आगे सीखना है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी सरवाइव करेंगे। अभी देखेंगे हम। दूसरा बोल रहा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे सरवाइव इवन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्रायोजेनिक सिचुएशंस में भी सरवाइव करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जनरली बोला जाता है कि जब हम खाने को फ्रिज में, डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, तभी खाना ज्यादा टाइम तक अच्छा रहता है, पर उसके बाद भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। यहां पर भी वो सम वर्ड है जिससे स्टेटमेंट ट्रू होगा, इसको डिटेल में भी देखेंगे। एंड फिर से अगेन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन वेरी हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। हाईली एसिडिक एनवायरमेंट मतलब 7 से कम होगा, इवन क्या बोल रहा है कि 3 से भी कम पीएच पे। कितना सही है कितना गलत है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट। नाउ कम टू दिस थिंग्स। पहला क्या बोल रहा था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर सरवाइव करते हैं हम उनको थर्मोफाइल्स बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे? थर्मोफाइल्स। मतलब ये वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। अब ये एक्सट्रीमोफाइल्स 2 टाइप का होगा, एक एक्सट्रीम अप टेम्परेचर के लिए, एक एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के लिए। मतलब ये एक्सट्रीमोफाइल्स आपको दिखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले में भी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले में, और एक एक्सट्रीमोफाइल्स आपको दिखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी, मतलब एकदम कोल्ड क्लाइमेट में। तो जो एक्सट्रीमोफाइल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर में सरवाइव कर रहा है उसको थर्मोफाइल बोलते हैं। क्यों होते हैं भैया ऐसे थर्मोफाइल्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे सरवाइव करते हैं? तो उनके बॉडी में कुछ हीट स्टेबल एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है ना, डीनेचुरेशन के जिस प्रोसेस की वजह से उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म हो जाए, रुक जाए, वो नहीं हो पाता है। जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, यहां पे एंजाइम और प्रोटीन लिखा है। सर्दी के दिनों में हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो जब सर्दी के दिनों में चाय या कॉफी पिया या कुछ भी गर्म पदार्थ हमने पिया, दूध पिया, तो हमारी बॉडी में थोड़ी एनर्जी होती है ना, हम एकदम ठिठुरती ठंड में भी खड़े रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंजाइम कर रहा है, चेक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, एंड दैट्स व्हाई दे कैन विथस्टैंड। कहां पर मिलेंगे आपको? तो वोल्केनिक वेंट में, स्पेशली वोल्केनिक वेंट में। इसके अलावा बाकी रीजन्स में भी आपको मिल सकते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में भी मिल सकते हैं, जो हॉट स्प्रिंग है जहां से गर्म पानी खौलता हुआ निकल रहा है वहां भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसे सिचुएशंस जहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या 100 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है, वहां पर भी ये थर्मोफाइल सर्वाइव करते हैं। हो गया हमारा, इतना सीखना था हमें। कम टू द सेकेंड थिंग। दूसरा कौन सा था? क्रायोफाइल्स। क्रायोफाइल्स मतलब एक्सा एक्सट्रीमोफाइल्स जो कि बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या क्रायोजेनिक सिचुएशंस में भी सर्वाइव्स करे। इसको हम एक और नाम से बुलाएंगे, साइक्रोफाइल के नाम से भी बुलाया जाता है, इवन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम कहोगे कि सर क्या ऐसा रीजन एग्जिस्ट करता है? तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, पोलर रीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, डीप ओशंस एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लेशियर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यूजुअली ग्लेशियल रीजन में आपको नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको आपके शहरों में मिल रहा है, इंडिया के अलग अलग सिटीज में, वो भले नहीं मिले, पर ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्लेशियर्स में भी मिलते हैं। इसलिए इवन उस रीजन से भी जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके हम यूज करने आते हैं, पहले उनका भी फिल्ट्रेशन होता है ताकि हार्मफुल अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो हट जाए, राइट। ये क्यों सरवाइव करते हैं? तो इनके बॉडी में एंटी फ्रीज प्रोटीन पाया जाता है या कोल्ड एक्टिव एंजाइम पाया जाता है।
अभी मैंने तुमको चाय का एग्जाम्पल दिया था, गर्म दूध का एग्जाम्पल दिया था, लस्सी का एग्जाम्पल ले लो। तो लस्सी पिएंगे तो हम गर्मी से सर्वाइव कर सकते हैं, चाय पिएंगे तो ठंडी से सर्वाइव कर सकते हैं। हो गया सर्वाइवल भी इनका, क्रायोफाइल्स का। सो द सेकंड स्टेटमेंट वाज आल्सो ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी सही था। एंड फिर pH 3 से नीचे, pH 3, pH इवन 5 से नीचे भी सर्वाइव करना बड़ा दिक्कत होता है। pH का जो वैल्यू है 7, तो अगर इससे लेस गए तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, इससे अप गए, इससे हाई गए तो बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और यहां तो आपको बात क्या किया जा रहा था, एकदम लेस देन 3 pH। तो इवन इन सच केसेस देयर आर फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु सर्वाइव, एंड उनको हम एसिडोफाइल्स बुलाते हैं कि ये इस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी सर्वाइव करते हैं, जो कि टॉक्सिक होता है बाकी लाइफ फॉर्म के लिए, पर इनके लिए नहीं होता है टॉक्सिक। एंड व्हाई? बिकॉज दे हैव अ रोबस्ट सेल मेम्ब्रेन और प्रोटॉन पंप्स, जो कि इनकी इंटरनल पीएच स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। इंटरनल पीएच स्टेबिलिटी को बनाए रखने के वजह से ये इस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे रोबस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटॉन पंप है ना, एक एग्जांपल मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं कि तुम स्विमिंग करने एक स्विमिंग पूल में गए या किसी रिवर में या सी में स्विमिंग कर रहे हो कहीं, इफ यू नो द स्विमिंग, अगर स्विमिंग आती है, तैरना आता है तो। बट आपको क्या मालूम पड़ा कि वहां पर ऑयल लीक की वजह से, ऑयल स्पिलेज की वजह से ऊपर ऑयल का लेयर है, जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो आपने क्या किया, अपने बॉडी को कवर कर लिया, अपने नाक में मुंह में जो भी इक्विपमेंट्स जरूरी हैं, जो गियर्स जरूरी हैं वो लगा लिए। तो फिर भले ऑयल है वहां पर, ऑयल के स्पिल्स हैं, पर आप उससे, वो आपको हार्म नहीं करेगा। कुछ इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। कहां कहां पर सर्वाइव करेंगे? तो जहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो एक एग्जांपल मैंने दिया, या जहां पे एसिडिक माइन ड्रेनेज है, वोल्केनिक सॉइल है, वोल्केनिक सॉइल वाले रीजन में एसिडिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। सो यस, देयर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। 3 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े। एसिडोफाइल्स, जो इवन pH 3 के नीचे भी सर्वाइव कर रहे हैं। क्रायोफाइल्स, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चाय पी के सर्वाइव कर रहे हैं। एंड थर्मोफाइल्स, जो लस्सी पी के 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी सर्वाइव कर रहे हैं। हो गया तीनों। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही करना है पीवाईक्यू एनालिसिस में, हमको इस तरह से डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स। पहला क्या? एरोसॉल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। एरोसॉल्स डब्बे में भर के स्प्रे। एरोसॉल्स तो वो जो हम बॉडी डीओ यूज करते हैं ना, आजकल कौन सा डीओ चल रहा है? फॉग चल रहा है या कोई और ब्रांड चल रहा है, तो उनको भी एरोसॉल बुलाते हैं। उसके अलावा पेंटिंग, जो लोगों को पेंटिंग का शौक होगा, या तुमने पेंटिंग के लिए देखा होगा कि डब्बे में पेंट आता है, ऐसे स्प्रे करके पेंटिंग करते हैं कई लोग। ग्रेफिटी बनाते हैं, ग्रेफिटी से रिलेटेड मैंने तुमको आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन बताया था। अभी भी मैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बोल रहा था और तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है। अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी पीवाईक्यू एनालिसिस के वीडियो जो हैं सबको रिवाइज करो। सिर्फ एक बार देख लेने से नहीं होता है, दोबारा रिवाइज करो। हर एक क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करो। 5 दिन के अंदर 25 वीडियो खत्म हो जाने चाहिए तुम्हारे रिवाइज करके। फोम एजेंट्स, जहां से जो हम फोम के रूप में यूज करते हैं, पैक्ड फॉर्म में फोम जो होता है। फायर रिटार्डेंट्स, फायर को कंट्रोल करने के लिए। लुब्रिकेंट्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। इवन आप अपने बॉडी पे वैसलीन लगा रहे हो, वो भी एक लुब्रिकेंट है। हम मशीन्स में लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो इनमें से किन चीजों में, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव थिंग्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs आर यूज्ड? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs आर यूज्ड। देखिए, अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में हमने पढ़ा है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में देखें। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? एक मैन मेड कंपाउंड है, ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल होता है। मैन मेड है, मैन मेड मतलब ह्यूमन मेड है ना। जिसका प्राइमरी यूज कहां पर हो रहा है? तो रेफ्रिजरेंट में हो रहा है, रेफ्रिजरेंट्स में, फायर फाइटिंग एजेंट में हो रहा है, सॉल्वेंट बनाने में हो रहा है, एरोसॉल्स में, अभी मैंने बताया, फोम्स क्रिएट करने में, एयर कंडीशनिंग में। इन जगहों पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या HFCs का यूज होता है। यहां से ना एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि पूछा जा चुका है कि HFC का ज्यादा यूज डेवलपिंग नेशन में होगा या डेवलप्ड नेशन में होगा। अब थोड़ा तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि HFC का ज्यादा यूज डेवलपिंग नेशन में हो रहा है या डेवलप्ड नेशन में हो रहा है। दिमाग के घोड़े दौड़ा के बताना मुझे।
इनको डेवलप किया गया था लेट 1980s में, किस चीज को रिप्लेस करने के लिए? तो CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस करने के लिए। क्यों भैया? क्योंकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जो ओजोन लेयर है हमारा, ओजोन लेयर, कौन सा ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन लेयर जो है वो क्या करता है? हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। लेकिन ये जो CFC होते थे इनके वजह से उस ओजोन लेयर को हार्म हो रहा था। तो 1980s में CFC को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनाया गया जिसमें क्लोरीन नहीं है। यहां पे क्लोरीन कहीं पर नहीं है, यहां पे नो क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन होता था CFC में। तो शुरू में तो सबको बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर लिया। पर गलती हो गई, एक गलती क्या हो गई कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी हाई होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 100 से 1000 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? ये एक अलग टॉपिक है, बट अभी सुन लो। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब आपके पास दो गैसेस हैं या दो थिंग्स हैं, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया HFC। तो दोनों में से क्या एक पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर यूनिट में एटमॉस्फेयर को ज्यादा गर्म कर देगा? और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास है एक सिंपल कैंडल मोमबत्ती का बना हुआ और आपके पास है पेट्रोल। सेम अमाउंट पे आपने पेट्रोल में आग लगाई, सेम अमाउंट पे आपने मोमबत्ती में आग लगाई। ज्यादा हीट, ज्यादा वार्मथ, ज्यादा गर्मी आपको पेट्रोल के जलाने से होगा या मोमबत्ती के जलाने से होगा? ऑब्वियसली पेट्रोल जलाने से। तो HFC वही पेट्रोल जैसा हो गया और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोमबत्ती या वो कैंडल का स्टिक हो गया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से 1000 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग HFC फैलाता है, HFC की वजह से होता है। शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा एटमॉस्फेयर में, शॉर्ट लाइफ है HFC का, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। आगे भी HFC आएगा दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन इतने कम टाइम में भी इतना तबाही मचा देगा, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा कि ये एक कंसर्न बन गया है। और इसी कंसर्न को दूर करने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था ओजोन डिप्लीटिंग लेयर को ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा था ओजोन लेयर का, उसको बचाने के लिए। एक सेशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। यह बनाया गया था टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर स्पेशली फ्रॉम CFCs। लेकिन जब बाद में देखा गया कि HFC जिसको CFC को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जा रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो फिर सब वर्ल्ड लीडर ने मिलकर एक अमेंडमेंट किया, किगाली अमेंडमेंट 2016 में, जो कि लीगली बाइंडिंग अमेंडमेंट है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यही सारी चीजें तुमको प्रीलिम्स और मेंस में मार्क्स दिलाएंगी। सो किगाली अमेंडमेंट में डिसाइड किया गया कि 80 से 85% तक HFC को हम 2047 या कुछ जगहों पे 2050 भी मेंशन्ड है, 80 से 85% तक HFC को हम लोग 2047 या 50 तक रिप्लेस कर लेंगे, हटा लेंगे, उसके यूज को कंट्रोल कर लेंगे, ताकि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो ज्यादा गर्म नहीं हो, इतना गर्म नहीं हो कि सारे ग्लेशियर्स पिघल जाए और हम पानी में डूब के मर जाए। तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड किए गए हैं। जैसे ऑल्टरनेटिव्स में क्या है? हाइड्रोफ्लोरोलेफिन्स, HFOs, जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बड़ा कम है और इससे ओजोन को भी नुकसान नहीं है। नेचुरल रिफ्रिजरेंट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम बोलोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड में तो गर्मी होती है, इसमें भी तो ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन HFC से कम है ना। अमोनिया, वाटर, प्रोपेन, इन सब चीजों को यूज करना जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है। सो यहां से तुमने HFC के बारे में सीखा और अब तुम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, आंसर करके मुझे बताओ क्या होगा आंसर कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ ये बताओ कि HFC का ज्यादा यूज डेवलपिंग नेशन में हो रहा है या डेवलप्ड नेशन में हो रहा है। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मार्केट से रिलेटेड। पढ़िए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में मैंने कई बार एस्पिरेंट्स को देखा है, वो बड़ा पूछते हैं कि सर जहां पे ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है ना कि एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है, फिर ऑप्शन है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं बनता है। नहीं कंफ्यूजन होगा, इस ट्रिक को ध्यान रखो। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उन दोनों स्टेटमेंट का सबसे पहले ट्रूथफुलनेस चेक करो कि क्या वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना है। अगर उनमें से एक भी स्टेटमेंट गलत हुआ ना तो ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, फिर आपके पास बच गया सी और डी, तो बनाना आसान है।
और अगर मान लो कि दोनों सही हुआ तो भी घबराने की बात नहीं है, आराम से बन जाना है। कैसे बन जाना है? पहले आपको स्टेटमेंट 1 को समझना है एंड देन स्टेटमेंट 2 को समझना है। जब आपने देखा कि दोनों करेक्ट है तो आप 2 का 1 से रिलेशन स्टेब्लिश करने का कोशिश करो कि क्या कोई डायरेक्ट रेफरेंस है, क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है। अगर है देन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। जैसे कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ये है स्टेटमेंट 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फ्रॉम पीवाईक्यू यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट द माइंड about the demand of the examinations of UPSC, APSC, बिहार PCS and other state PCS। तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, क्योंकि पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एक्चुअल डिमांड का मालूम पड़ता है। हो गया, ऐसे ही बनाना है। पढ़िए कार्बन मार्केट के बारे में। कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। नहीं भी एनवायरमेंट पढ़ा है तो भी कॉमन सेंस लगा के एक चीज तो समझ सकते हैं कि कार्बन मार्केट जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हम लोग क्लाइमेट चेंज को फास्ट फाइट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इससे कुछ ऐसा समझ आ रहा है अपना कॉमन सेंस लगाकर। अभी मैं कार्बन मार्केट एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या करेंगे, कार्बन के एमिशन को कंट्रोल करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को फाइट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हो गया ना नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से भी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना कि कॉमन सेंस पड़ोसी को उधार पे नहीं दे देना है, कॉमन सेंस अपने पास रखना है। ओके, स्टेटमेंट 2, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट और टू द गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब कि बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, सपोज एलन मस्क की कंपनी जो है टेस्ला, अब टेस्ला कार बना रही है या टेस्ला स्पेस शटल बना रही है। स्पेसएक्स जो कंपनी है, अभी स्पेसएक्स एलन मस्क और सुनीता विलियम्स के अर्थ पे आने पे वीडियो बना के मैंने तुम्हें डिटेल में दिया है, गो थ्रू दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। स्पेसएक्स जो कंपनी है, सपोज वो स्पेस शटल बना रही है या टेस्ला कार बना रही है, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ फ्यूल जल रहा है और उन फ्यूल के जलने से कार्बन एमिट होगा। पर स्पेसएक्स ने क्या बोला कि यार इससे तो मैंने कार्बन ज्यादा एमिट कर दिया, एटमॉस्फेयर को नुकसान होगा, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट से एक पर्टिकुलर टाइप का क्रेडिट परचेज कर लूंगा जिसको कार्बन क्रेडिट बोला जाएगा। इस कार्बन क्रेडिट को परचेज करके मैं अपने पाप धो लूंगा। पाप धो लूंगा मतलब कि मैंने वो कार्बन क्रेडिट परचेज किया, किससे परचेज किया, या तो स्टेट से परचेज किया मतलब गवर्नमेंट से परचेज किया, या पर्टिकुलर किसी एजेंसी से परचेज किया। वो गवर्नमेंट और वो जो पर्टिकुलर एजेंसी है, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द लिमिट ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, जिससे कि वार्मिंग नहीं हो, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इस तरह से सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम आते हैं आगे अपने कार्बन मार्केट के एक्सप्लेनेशन पर। आ जाओ, कार्बन मार्केट का एक्सप्लेनेशन देखो, वही जो अभी मैंने तुमको समझाया। जैसे एक वो किंगफिशर नाम की कंपनी जो लिक्वर बनाती है, अब किंगफिशर नाम की कंपनी लिक्वर बना रही है या कोई भी कंपनी जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स बना रही है, उन्होंने क्या किया, अपना एक स्कूल भी खोल दिया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, CSR इनिशिएटिव। तुम लोग आगे जाके हैंडल भी करोगे ऑफिसर बनकर, या अभी भी कर रहे कुछ लोग। तो लिक्वर बनाने वाली कंपनी ने स्कूल खोल दिया या फिर बच्चों को कॉपी फ्री में बांट दिए। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया हमने समाज का नुकसान बड़ा किया है, टोबैको प्रोडक्ट्स बना के लिक्वर बेचकर हम क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पाप धुलेंगे। ये कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केट वही है, पाप धोने का काम करना। पहला तो क्या है कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट्स आर ट्रेडिंग सिस्टम वेयर एंटिटीज बाय एंड सेल कार्बन क्रेडिट। जहां पे एंटिटीज होते हैं, जैसे मैंने अभी तुमको एलन मस्क की कंपनी का एग्जांपल दिया, मोस्टली ये प्राइवेट एंटिटीज होंगे। मोस्टली, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं हो सकते, मोस्टली प्राइवेट एंटिटीज होते हैं। लाइक टेस्ला नाम की एक कंपनी है, या हमारी टाटा नाम की कंपनी है, भैया हमारे इंडिया में भी तो कंपनी कम थोड़ी है। वो क्या करते हैं, बाई एंड सेल कार्बन क्रेडिट परचेज किया टू ऑफसेट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। की हमने बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर लिया था, इसलिए हम अपने पाप धोने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीद रहे हैं। मतलब हम ये जो क्रेडिट कर रहे हैं, यहां पे कुछ मिल नहीं रहा है एक्चुअली में तुमको। यहां पे तुम पैसा पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो, या तो गवर्नमेंट को या किसी दूसरे एंटिटी को जो कि कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, अफॉरेस्टेशन का काम कर रहा है, वगैरह वगैरह चीजों का काम कर रहा है। यही है कार्बन मार्केट, और इसी को हम कार्बन क्रेडिट बोलेंगे। दैट इज, इट रिप्रेजेंट्स द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और इट्स इक्विवेलेंट।
कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन क्रेडिट, कि एक कार्बन क्रेडिट का मतलब हुआ कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एमिशन। सपोज मैंने 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट कर दिया तो मैं 100 कार्बन क्रेडिट्स खरीदूंगा। दैट्स इट, यही सिंपल है। मैंने 100 किंगफिशर बनाने वाली कंपनी ने 100 दारू का बोतल बना के बेच दिया तो वो 100 बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, कुछ ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखिए फिर क्या, और हमें कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड क्या बातें जाननी है। दैट और कार्बन मार्केट से रिलेटेड हमें चीजें क्या जाननी है कि ये ना एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन सी प्रिंसिपल, एक मिनट रुको। ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्या प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल पे। कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे गवर्नमेंट ने एक कैपिंग लगा दिया कि आप 500 टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं कर सकते, बट बीइंग अ कंपनी टाटा ने 500 की जगह 550 टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कर दिया एज पर रफ एस्टिमेट। तो टाटा क्या करेगी, 50 कार्बन क्रेडिट्स अलग से परचेज कर लेगी ताकि वो जो 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट कर दिया था उसको मैनेज कर सके, उसको बैलेंस कर सके। कहां से आप खरीद सकते हैं? तो आप उन प्रोजेक्ट से खरीद सकते हैं जो कि कार्बन एमिशन को या तो रिड्यूस कर रहे हैं या कार्बन एमिशन को रिमूव कर रहे हैं, सच एज अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज। जो कंपनीज या फिर जो एंटिटीज अफॉरेस्टेशन का काम कर रही है, मतलब प्लांटिंग का काम कर रही है, ट्री लगाने का काम कर रही है, क्योंकि ट्री क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आपने क्या किया, 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा इमिट किया था, आपने 5 लाख रुपया दे दिया उस कंपनी को जो कि ट्री लगाने का काम कर रही है। इवन गवर्नमेंट्स भी कार्बन क्रेडिट परचेज करते हैं। इसलिए देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहां मैंने ऐड किया है तुम्हारे लिए कि एज पर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग द यूज ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट बाय कंट्रीज टू फुलफिल देयर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। कोई भी नेशन अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा करने के लिए, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द पेरिस एग्रीमेंट इज ए सेपरेट थिंग, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे। इसको सिंपली ऐसे समझो कि मैंने ये इंडिया एज ए कंट्री हमने नेशनली डिटरमाइन कर लिया है कि हम कार्बन एमिशन को इतना हद तक ही रखेंगे या इतना कम करेंगे पर्टिकुलर ईयर तक। तो इवन नेशंस भी, अगर किसी नेशन को ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्यादा कार्बन का एमिशन कर दिया, तो इवन द नेशंस दे कैन परचेज कार्बन क्रेडिट। मोस्टली ये प्राइवेट एंटिटीज करते हैं, बट आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का बोलता है कि इवन द नेशंस दे कैन यूज इट, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को यूज कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट परचेज करने के लिए। अब उस क्वेश्चन के आंसर पे आ जाओ। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि कार्बन मार्केट एक अच्छा इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट डायरेक्ट रिलेटेड टू स्टेटमेंट 1, या फिर सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। जैसे फिर से तुमको एक एग्जांपल देता हूं मैं, क्या कि PYQs are important for UPSC and APSC prelims. Second statement, UPSC prelims is scheduled on 25th of May 2025 और चेंज होने वाला है नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं। सो आंसर क्या होगा? बी। यहां पर भी वही है, सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ ये बोल रहा है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट टू स्टेट। क्या सिर्फ इस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है? क्या सिर्फ इस वजह से क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकते हैं? क्या सिर्फ यही एक तरीका है क्लाइमेट चेंज से लड़ने का? नहीं, और भी तरीके होते हैं। That's why second statement is not the correct explanation of statement 1. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भैया? बी होना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और देखो, यूपीएससी का फेवरेट स्पीसीज लाइन टेल्ड मैसेक और लाइन टेल्ड मकाऊ। कंसिडर द फॉलोइंग फौना एनिमल्स, लाइन टेल्ड मकाऊ, लाइन टेल्ड मैसेक, जिस तरह से भी प्रोनाउंस करो, मालाबार सिवेट एंड सांबर डियर। सांबर इडली डोसा वाला सांबर नहीं है, ये दूसरा सांबर है। सलमान खान को ये सांबर डियर बड़ा पता होगा।
हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? इनमें से कौन से स्पीसीज मोस्टली सनसेट के बाद ही एक्टिव होते हैं या नॉक्टर्नल है? तो एज पर द आंसर की ऑफ यूपीएससी एंड जस्ट लुक एट दिस एनिमल्स, दिस फौना, ये हो गया लाइन टेल्ड मैसक, आप इसको देख सकते हो। ये है मालाबार सिवेट, इसकी तो आंखों में देखकर ही लगता है कि ये रात को एक्टिव होगा, बैटमैन की तरह, नॉक्टर्नल होगा। तो ये तो पूरी तरह से नॉक्टर्नल हो गया। और ये है सांबर डियर, जो कि मेनली दिन के टाइम में अपनी एक्टिविटी करता है। हालांकि सांबर डियर ये भी है कि ये दिन के बाद समटाइम्स आफ्टर द सनसेट भी अपने खान पान के लिए, अपनी बाकी एक्टिविटीज के लिए निकलता है, बट मोस्टली नॉक्टर्नल नहीं है। और हमारा लाइन टेल्ड मैसक, ये तो वैसे भी दिन के टाइम में अपना काम करेगा, शाम में इंसान की तरह, जैसे इंसान खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं वैसे ही सो जाएगा। सो मोस्टली नॉक्टर्नल जो है, जो दिन के बाद रात में अपना काम करेगा, वो कौन हो गया? मालाबार सिवेट। तो आंसर तो आपका हो गया ओनली वन। इसमें आपको नॉक्टर्नल एक्टिविटीज भी कभी कभी दिखती हैं, पर मेजर एक्टिविटी डे टाइम में होता है। तुम्हारे लिए क्या ड्यूटी है, जो मैं तुम्हारे लिए अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं तुम्हें, तुम इन तीनों का, ये हो गया लाइन टेल्ड मैसक, ये हो गया मालाबार सिवेट, अभी देखा है तुमने, और ये हो गया सांबर डियर। इन तीनों का IUCN स्टेटस तुम मालूम करोगे, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। IUCN स्टेटस, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे करके, और अपने नोट्स में भी लिखोगे तीनों का IUCN स्टेटस, और इन तीनों के बारे में शॉर्ट नोट बनाओगे कि ये तीनों का क्या है, कहां पर मिलते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है, वगैरह वगैरह चीजें। दैट इज योर ड्यूटी। करोगे पूरा, काम चोरी नहीं करोगे। अब काम चोरी नहीं, अब काम चोरी करने से नहीं चलेगा। ये थे आज के PYQ एनालिसिस, और मैंने इसी के बेसिस पे तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया है। ये पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करो या डॉक्यूमेंट को ओपन करो, और इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस आज के ही PYQ एनालिसिस सेशन पे बेस्ड हैं। सो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट PYQ एनालिसिस के सेशन में हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलग सब्जेक्ट्स के। कीप स्टडिंग। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है स्मार्ट IAS फाउंडेशन में, अपकमिंग प्रीलिम्स को लेकर 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। APSC के लिए, UPSC के लिए तो चल ही रहा है, टेस्ट सीरीज भी साथ में स्टार्ट हो रही है फिर से। सो अपनी कमर कस लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, उड़ान भरने को रेडी रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।